तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज हुई एक साउथ इंडियन तमिल हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म को। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। इस मूवी का नाम है यामा कातकी यानी कि द कॉप्स विच कैन नॉट मूव, यानी कि एक ऐसी लाश जिसको कोई भी उठा नहीं सकता। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। ये तंजावुर के पास के गाँव की एक कहानी है। यहाँ पर ये जो अकेली बॉडी है जिसको कोई उठा नहीं सकता, वो ऐसे ऐसे गाँव के राज खोलने वाली है जो की आपका दिमाग घुमा देगी। उम्मीद करता हूँ की आपको जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है पुसाका फिल्म को, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, मोस्ट हॉन्टेड म्यूजियम के बारे में है, साथ ही साथ शार्पेट डैगर के बारे में, और वुमेन इन द यार्ड को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो इन दोनों ही फिल्मों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। फिलहाल यामा कातकी की IMDb रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत तंजावुर के पास के ही गांव से होती है, जहां पर हम देखते हैं गांव के मंदिर के अंदर मुखिया सेल्वराज और बाकी कुछ लोग आए हुए थे, जो कि आज यहां पर पशुपति नाम के एक व्यक्ति को विलेज टेंपल का ट्रस्टी बना रहे हैं। और सेल्वराज उससे ये कहता है कि अगले हफ्ते मंदिर का फेस्टिवल कप्पुकट्टू है, जिसके लिए सभी लोग अभी से तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि इस बार उनको फेस्टिवल काफी ग्रैंड तरह से सेलिब्रेट करना था। अब तभी हमें सेल्वराज के परिवार को दिखाया जाता है, जिसके अंदर उसकी बीवी है, बेटा मुत्थु है, बेटी का नाम लीला और मुत्थु की प्रेग्नेंट वाइफ प्रेमा है। सेल्वराज की ओल्ड मदर भी है। खैर आज उन सबको लीला के मामा के घर फंक्शन में जाना था, लेकिन वो अपने मामा जी से लास्ट 5 साल से नाराज है, क्योंकि उसने उसे पब्लिक में चोरी के लिए एक्यूज किया था। हालांकि उसने माफी तो मांगी थी, लेकिन वो माफी उसने अकेले में मांगी, तो लीला उसको माफ नहीं कर पाई थी। अब लीला के बारे में जाना जाए तो असल में उसको अस्थमा की दिक्कत थी, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले उसका खास ख्याल रखते हैं, और उसकी माँ फंक्शन में जाने से मना कर देती है, लेकिन वो उनसे ये कहती है कि वो लोग चले जाएं और वो अपनी दोस्त स्वाति को बुला लेगी, जो कि उसका ख्याल रख सकती है। अब सेल्वराज भी घर आकर फंक्शन के लिए रेडी होता है, जो कि अपनी माँ से ये कहता है कि वो लीला का ख्याल रखें, और वो अपनी माँ से सालों से परेशान है, जो कि घर में ही बने हुए एक रूम के लॉक्ड दरवाजे को एक टक देखती रहती है, जिस पर वो कहती है कि वो आज भी अपने पास्ट में ही जी रही है। हालांकि अभी हम नहीं जानते कि इस बंद दरवाजे के पीछे का राज क्या था। अब इसी बीच हम मुत्थु को भी देखते हैं, जिसे उसका दोस्त प्रेशराइज करता है, उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि मुत्थु ने बिजनेस के लिए मंदिर के ज्वेलरी बॉक्स से भगवान का क्राउन यानी कि मुकुट चुरा लिया था, और उसे ऐसा लगा कि वो पैसे कमाकर उसको वापस लाकर रख देगा, लेकिन अब वो पैसे डूब चुके हैं और अगले ही हफ्ते ये फेस्टिवल होने वाला है, और उससे पहले उन्हें उस क्राउन को वापस लाना होगा। खैर अब वो यहाँ वहाँ से लोन के लिए कोशिश भी कर रहा है, जिस पर उसका दोस्त अशोक कहता है कि वो अपने घर से ही पैसे क्यों नहीं मांग लेता, जिस पर वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसके परिवार को ये सारी बातें पता चले। खैर अब तभी हम एक परिवार को देख पाते हैं, जिसके हेड का नाम है रत्नम, जिसकी माँ काफी समय से बीमार है और बस उनके प्राण ही नहीं छूट रहे हैं, लेकिन उनका शरीर ऐसा है बिल्कुल बेजान सा पड़ा रहता। और बात करें उसके बेटे के बारे में तो उसने इंटरकास्ट मैरिज करी है, मतलब कि अपने से नीची जाति में, जिससे कि वो अपने बेटे पर गुस्सा रहता है और अपनी बहू से नफरत करता है, जिसको वो कैसे भी करके एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। अब उसकी माँ के बारे में गांव में अलग अलग बातें होती रहती हैं कि वो इतने समय से खत्म नहीं हो रही हैं, उसके अंदर 2-2 आत्माओं का वास है, लेकिन कुछ लोग इसके पीछे लॉजिक भी देते हैं कि वो पुराने जमाने की थी, अच्छे तरह से खाती पीती थी, जिसकी वजह से वो आज तक टिकी हुई हैं। खैर तभी हम लीला को देखते हैं, जो कि स्वाति के साथ गांव में यहाँ वहाँ घूम रही थी, और यहाँ पर वो अनबू नाम के एक लड़के को थोड़ा पसंद भी करती है। खैर अब वो घर आती है, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और सब उसको संभालने आते हैं, तो वो ये कहती है कि इस बंद दरवाजे के अंदर से कुछ बदबू आ रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था, और इस दरवाजे को वो खोलने के लिए कहती है, नहीं तो वो ताला तोड़ने वाली थी। जिसके बाद वो किसी चीज से उस गेट पर चोट मार देती है, और सेल्वराज की माँ ये कहती है कि कोई भी इस दरवाजे को ना खोले, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन कोई उनकी एक नहीं सुनता, और अगले ही दिन एक आदमी से उसका लॉक तोड़वाकर दरवाजा खोल दिया जाता है, जहाँ पर से बदबू आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर एक चूहा मर गया था, और जिसने दरवाजा खोला था शॉकिंगली उस आदमी का सर वहीं पर फट जाता है, और दादी समझ जाती है कि आगे अब बहुत कुछ अनर्थ होना बाकी है। खैर अब अगला सीन रात का था, जहाँ पर सेल्वराज गुस्से में घर पर आता है, जो कि अपनी बीवी से झगड़ा कर गुस्से में खाना फेंक देता है। इनफैक्ट उसने अपनी बीवी को थप्पड़ भी मार दिया था। अब लीला बीच में आती है, इस चीज का विरोध करती है, इसे रोकती है, गलत बताती है, लेकिन वो उल्टा अपनी बेटी को भी थप्पड़ मार देता है, जो कि अब गुस्से में अपने रूम में चली जाती है।
खैर अब रात को मुत्तू घर पर आता है, जो कि घर की हालत देखकर प्रेमा से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो पूरा माजरा बताती है। वो इसको लाइटली लेकर सोने चला जाता है और पीछे से उसकी दादी ये बोलती है कि पता नहीं अब आगे क्या क्या गलत घटित होगा, क्योंकि उनको पता था कि उस दरवाजे को खोलने से कुछ ना कुछ होने वाला है और उन्होंने सबको मना किया था कि कोई भी दरवाजा ना खोले, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। अब रात को माँ जागती है और लीला के रूम में जाती है तो देखती है कि वो लटकी हुई थी, यानी कि वो खुद को खत्म कर चुकी थी। अब इस हादसे से पूरा परिवार दुख में डूब गया था और मुत्तू के दोस्त भी यहाँ पर आ गए थे। लीला के शरीर को नीचे लाया जाता है और सेल्वराज दुख में ये कहता है कि उसने बस गुस्सा किया था, लेकिन उसने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया और अब वो उसके बिना कैसे जिएगा। मुत्तू के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि घर के अंदर झगड़ा चालू था। अब लीला बीच में आई तो सेल्वराज ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया और वो गुस्से में भर गई, जिसके चलते उसने एक कदम उठा लिया। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होता है कि वो अपनी बहन को बचा सकता था, उसे कंसोल कर सकता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, जिसका उसे बहुत ज्यादा दुख है और हमेशा रहेगा। अब वहाँ गांव का डॉक्टर आता है, जो कि काफी दुखी था, क्योंकि जब लीला को पहली बार अस्थमा अटैक आया था तो उसने ही उसको ठीक किया। एक तरह से वो उसे मौत से वापस लेकर आया था और अब वो उसको यहाँ पर ऐसा देख रहा था। अब यहाँ मुत्तू का दोस्त उससे कहता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म ना करे, नहीं तो केस बनेगा और वो केस लंबा खींचेगा। और ये बात मुत्तू सेल्वराज से भी बोलता है कि अगर पुलिस आई तो लीला को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद उसकी बॉडी को काटा पीटा जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है उनके रिचुअल्स के हिसाब से, और उन्हें सीधा उसका फ्यूनरल कर देना चाहिए। अब वो डॉक्टर को भी इस बात के लिए मना लेते हैं और दूसरा डॉक्टर आकर रिपोर्ट बना देता है कि वो अपनी बीमारी से खत्म हो गई। खैर अब धीरे धीरे गांव के सभी लोग लीला को देखने आए थे, साथ ही साथ उसके मामा जी भी यहाँ पर आते हैं, जो कि उसके पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं, रोते हैं कि अब वो उसे कभी भी माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं अंदर गिल्ट था कि लीला उनको माफ नहीं कर पाई थी। खैर अब सभी लोग रोते बिलखते हैं और इसी बीच फ्यूनरल का समय हो जाता है, जो कि मुत्तू 2 बजे बोलता है, लेकिन पशुपति ये कहता है, यानी कि इस टेम्पल का ट्रस्टी, कि उन्हें ये फ्यूनरल 6 बजे करना चाहिए। लीला सैटरडे के दिन खत्म हुई थी, जो कि उसे कंपेनियन देने एक मुर्गे की बलि भी दी जाने वाली थी, और उसके फ्यूनरल और आखिरी मार्च में कोई ढोल नगाड़े नहीं बजाए जाएंगे, क्योंकि वो कुंवारी खत्म हुई है। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है और बॉडी को उठाने के लिए, क्रिमेशन करने के लिए 4 लोग उठाने के लिए आते हैं, लेकिन उसका शरीर इतना भारी हो गया था कि वो किसी से भी नहीं उठती और अचानक से उसकी बॉडी एक झटका मार जाती है, ऊपर से नीचे तक हिल जाती है, जिससे कि सभी डर गए थे कि ये तो जिंदा है। अब सभी चेक करते हैं, लेकिन उसके अंदर जान नहीं थी, लेकिन अब सबकी सांसें थम जाती हैं जब उसकी बॉडी उठकर बैठ गई थी। खैर अब सभी लोग इससे बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए थे। अब जितने मुंह उतनी बातें होने लगती हैं। कोई कहता है कि ये चमत्कार है, कोई कहता है कि ये तो अपशगुन हो गया। अब कोई किसी प्रेग्नेंट लेडी की कहानी सुनाता है जो कि खत्म हो गई थी और वो किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी, जो कि अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई लेडी खत्म होने के बाद लोगों को सताती है, और ये सारी बातें वहां पर चलने लगी थी। अब इसी बीच अशोक मुत्तू से उस क्राउन के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि वो कल ही उस क्राउन को ले आया था, जो कि उसने उस घर के उसी सीक्रेट रूम के अंदर छुपा दिया, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं जाता था। अब इसी बीच कुछ लोग गाँव के पंडित जी को बुलाते हैं ताकि वो यहाँ पर लीला के ऊपर एग्जॉर्सिज्म कर सके, लेकिन वो पंडित जी वहाँ पर आते हैं, जो कि रिचुअल तो शुरू करते हैं, लेकिन तभी एक बिल्ली उनका रास्ता काट देती है और वो गिर जाता है, तो रिचुअल छोड़कर वो डर के मारे वहाँ से भाग गए थे। अब ये लोग ग्रेव कीपर को बुलाते हैं और वो बॉडी के पास जाकर चेक करता है। जब वो बाहर आता है तो बताता है कि ये तो देवी हैं और वो कुछ कहना चाहती हैं, और जब वो अपनी बात कह देंगी तभी यहाँ से जाएंगी। अब प्रेमा मुत्तू से बात करती है कि उनको सब कुछ सच बता देना चाहिए कि लीला कैसे खत्म हुई थी, जिस पर मुत्तू उसको रोकता है, लेकिन तब तक डॉक्टर आकर दुख में कन्फेस करता है कि ये उसकी वजह से हुआ है। लीला ने खुद को खत्म किया था और ये सच उसने सबसे छुपाया, इसलिए वो यहाँ से नहीं जा रही है, क्योंकि उसने झूठ बोला था कि लीला बीमारी के तहत खत्म हुई थी, जबकि उसने खुद को खत्म किया। तो इसी चक्कर में उसको लग रहा था कि देवी इसलिए यहाँ पर आई है और इसलिए उसका शरीर यहाँ पर उठ नहीं पा रहा था। अब तभी सेल्वराज भी सबके सामने सच बोलकर माफी मांगता है और रिक्वेस्ट करता है कि कोई लीला के बारे में गलत ना सोचे और कोई भी गलत ना बोले। उसने बस गुस्से में अपनी खुद की जान दे दी और उसकी इज्जत बचाने सेल्वराज ने सच छुपाया था। अब तभी हम लीला की बॉडी को देखते हैं, जो कि अभी लेटी हुई थी, और इतने में ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब ऑफिसर कहता है कि उन्हें उनको पहले खबर कर देनी चाहिए थी और अब वो पोस्टमार्टम करवा कर रहेगा, चाहे वो मुखिया की बेटी हो या फिर कोई भी हो। अब वो अंदर जाकर देखता है और जिस बिस्तर पर लीला थी वो उसको उठाकर चेक करता है, तो वो उसको उठा पा रहा था, यानी कि खाली गांव वाले उसको नहीं उठा पा रहे थे।
खैर अब वो यहाँ वहाँ चेक करता है तो उसे लीला का फोन और वो दुपट्टा मिलता है जिससे कि वो लटकी थी। वो 4 लड़कों को बोलता है कि वो बेड समेत बॉडी को बाहर लेकर आए, लेकिन जब वो लड़के जो कि गांव के ही थे वो जैसे तैसे बेड तो उठा लेते हैं, लेकिन अब उसके चारों पाए जो होते हैं वो इतने ज्यादा वजन से टूट जाते हैं और ये बिस्तर दीवार से खड़ा सट जाता है जिस पर लीला की बॉडी भी सीधी सटी हुई थी। वो सभी लोग ये खौफनाक मंजर देखकर डर गए थे। अब वो ग्रेव कीपर बोलता है कि मुर्गी भी मिसिंग है, मतलब कि लीला सिर्फ कन्फेशन नहीं चाहती बल्कि अपने साथ किसी को लेकर भी जाना चाहती है। सब बात करते हैं कि लीला ने अब सबको शापित कर दिया है और मुर्गी नहीं मिली तो वो किसी और की जान लेकर भी जाएगी। अब गांव के लड़के उस मुर्गी को ढूंढने लगते हैं जिन्हें पूरे गांव की मुर्गियां मिल जाती हैं, लेकिन वही बलिदान वाली सिर्फ एक मुर्गी नहीं मिलती। खैर अब तक सुबह हो चुकी थी और पुलिस ऑफिसर आकर अपने ही एक कांस्टेबल को घर के बाहर खड़ा करता है, ये बोलते हुए कि ये घर अब एक क्राइम सीन है और वो किसी को भी अंदर न जाने दे क्योंकि उन्हें यहाँ से ढेर सारे फिंगरप्रिंट्स निकलवाने थे। अब मुत्थु के दोस्त उससे बात करते हैं कि वो क्राउन को अब कैसे लेकर आएगा। देवी ने उन्हें पहले परेशान किया और अब वो उन्हें क्राउन नहीं लेने दे रही। इसी बीच रत्नम की माँ वहाँ पर आती है जो कि ये सब देखकर लीला को शांत करने और देवी को मनाने के लिए अंतिम संस्कार की रिक्वेस्ट करने के लिए रिचुअल करने लगती है, लेकिन वहाँ पर लगा हुआ टेंट ही टूटकर गिर जाता है जिसमें रिचुअल भी खराब हो गया था। साथ ही साथ रत्नम का सर भी इसमें फूट जाता है। खैर अब वो लीला के पास जाकर उसके पैर पकड़कर माफी मांगता है क्योंकि उस झगड़े वाले दिन उसने लीला को किसी लड़के के साथ देखा था, जो बात उसने बड़ा चढ़ाकर सेल्वराज को बताई थी और इसलिए उस रात वो झगड़ा हुआ, तो वो अभी लीला से माफी मांग रहा था। खैर अब वो बाहर आता है और गाँव के सभी लोग उसे बातें सुनाने लगते हैं कि उसकी वजह से लीला खत्म हो गई और लीला उसको मारना चाहती है, जिस पर एक लेडी कहती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो सोमू नाम का लड़का भी घायल हुआ था, तो क्या वो उससे भी गुस्सा है। इसी बीच हम मुत्तू के दोस्तों को देखते हैं जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे कि लीला उन्हें जेल भेजना चाहती है और उनको जल्दी से जल्दी वो क्राउन मंदिर में रखना होगा, यानी कि हर किसी ने कुछ ना कुछ किया था जो कि लीला या फिर इस गाँव से रिलेटेड था। खैर अब हम सोमू को डरा हुआ पाते हैं जिसको सबके सामने लाया जाता है और तब सच सामने आता है कि वो लीला को हैरस किया करता था, उसे छेड़ता था और एक दिन उसने उसे पकड़ तक लिया और यही चीज उस दिन रत्नम ने देखकर उल्टी सीधी कहानी बना दी थी। खैर गाँव के लोग उन दोनों पर बहुत गुस्सा करते हैं कि उनकी वजह से लीला ने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन यहाँ कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि उसने इतने छोटे मैटर पर खुद को खत्म क्यों किया, क्योंकि ये चीज तो सॉल्व हो सकती थी। अब तक पुलिस ऑफिसर्स को खबर मिलती है कि लीला के नंबर पर एक नंबर से बार बार संपर्क हो रहा था और जैसे ही लीला का फोन डिस्कनेक्ट हुआ तब से ही ये नंबर स्विच्ड ऑफ है, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर उस नंबर के ओनर का नाम, एड्रेस और फोटो मंगवाता है। खैर इसी बीच प्रेमा स्वाति से पूछती है कि क्या वो कुछ और भी जानती है, जिस पर वो बता देती है कि लीला असल में अनबू के साथ रिश्ते में थी। और अगर आप कहानी के चलते चलते भूल गए हैं कि प्रेमा कौन है, तो प्रेमा असल में लीला के भाई मुत्तू की ही प्रेग्नेंट वाइफ है। एनीवेज तभी पुलिस वाले भी अनबू को ढूंढ रहे थे क्योंकि लास्ट टाइम लीला से बात करने के बाद जो नंबर स्विच्ड ऑफ था वो अनबू का ही था और आखिरी बार उसकी ही लीला से बात हुई थी। अब वो अपने घर से ही गायब था जो कि लीला को देखने जाना तो चाहता था, लेकिन उसके पिता उसे रोक रहे थे। खैर अब तभी हम इन दोनों का फ्लैशबैक देखते हैं जिसके अंदर ये दोनों एक साथ काफी खुश थे, दोनों में बहुत प्यार भी था, लेकिन अनबू जो होता है वो गाँव के अंदर ही जॉब ले लेता है, जबकि लीला चाहती थी कि वो बाहर जाकर शहर में अच्छी जॉब करे। तो इस बात पर दोनों की बहस हो जाती है और अब अनबू को लग रहा था कि लीला ने जो अपने साथ किया वो उसकी वजह से हुआ था और उसने उससे अच्छे से बात भी नहीं करी थी लास्ट टाइम। खैर प्रेजेंट टाइम में वो और उसके पिता लीला के घर पर आते हैं जहाँ पर मुत्तू और सेल्वराज उसे पकड़कर पीटने लगते हैं। अब सभी लोग उनको शांत करते हैं और अनबू लीला की बॉडी के पास जाकर उसके पैरों में गिरकर रोने लगता है और अब हम उस रात का एक फ्लैशबैक देखते हैं। तो लीला ने अनबू को कॉल किया था कि शायद उसके पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चल चुका है, जबकि ऐसा नहीं था। रत्नम ने कुछ और ही देख लिया था जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और इसी बात पर वो गुस्सा थे। खैर अब वो अनबू को ये कहती है कि वो दूसरे शहर में जाकर जॉब ढूंढ ले क्योंकि अब वो इस गाँव के अंदर अच्छे से नहीं रह पाएंगे, जिस पर वो साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे उसके साथ रहना है तो यहाँ पर आकर रहे, नहीं तो वो उसको भूल जाए। जिसको सुनकर वो ये कहती है कि वो उसके बिना नहीं जी पाएगी, तो वो ये कहने लगता है कि वो उसे ब्लैकमेल ना करे। जिसके बाद ही अनबू ने अपना फोन ऑफ कर लिया था। ये नॉर्मल चीजें हैं जो कि हर रिश्ते में होती रहती हैं। खैर थोड़ी देर के बाद में ग्रेव कीपर लीला की बॉडी को बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से कोशिश बेकार हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी टस से मस नहीं होती। खैर अब तक सेल्वराज की मां रोने लगी थी और कहती है कि उन्होंने कहा था कि इस दरवाजे को कोई ना खोले। वो बताती है कि उनकी ट्विन बहन कन्नम्मा ने खुद को यहीं पर खत्म किया था, जिसकी साड़ी उन्होंने रूम में रखी थी और कन्नम्मा उसको लेकर जाना चाहती थी। इसके चलते ही उसकी स्पिरिट ने शायद लीला को यहीं पर रोक कर रखा है। सो माइट भी ये देवी नहीं हो सकता है कि कन्नम्मा की स्पिरिट हो जो कि यहाँ लीला के अंदर आ गई थी। खैर अब रत्नम की माँ उससे वो साड़ी मंगवाती है और हम साड़ी वाले संदूक के अंदर ही उस क्राउन को छुपा देखते हैं। खैर अब वो साड़ी निकाल कर लीला को
उड़ा देती है और फिर से ढेर सारे लोग लीला को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वो टस से मस नहीं होती बल्कि वही लोग गिर पड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर कन्नम्मा की स्पिरिट वाला भी कोई फैक्टर नहीं था। एनीवेज अब मौके का फायदा पाकर मुत्थु के दोस्त वो क्राउन यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन रत्नम की बहू रेवती उनको देख लेती है। खैर अब पुलिस ऑफिसर अनबू से कहता है कि उसने ही आखिरी बार लीला से बात की थी, वो भी 35 मिनट तक, जिस पर अनबू कहता है कि कॉल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था और उसने इतनी सारी बात करी भी नहीं और लीला हर एक कॉल रिकॉर्ड करती थी तो वो रिकॉर्डिंग को ही सुन ले। अब ऑफिसर रिकॉर्डिंग सुनने जाता है, तब तक यहाँ पर बाकी लोग अनबू और उसके पिता को एक्यूज करने लगते हैं, लेकिन तब तक पुलिस ऑफिसर रिकॉर्डिंग सुनकर वापस आते हैं, जो कि सीधा ही मुत्तू की गर्दन को पकड़ लेते हैं, जिसको देखकर सभी हिल गए थे और कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है, जिसके साथ ही खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो असल में उस रात जब वो अनबू से बात कर रही थी तो अनबू का फोन तो ऑफ हो गया था, लेकिन कॉल तो चली रही थी। उसको इस बारे में आइडिया नहीं था और लीला अपना फोन साइड में रखकर बाहर चली जाती है, जिसे मुत्तू मिलता है, जो कि उससे कहता है कि वो सब पहले से जानता था, लेकिन वो उसको समझा रहा है कि वो उनकी कास्ट में उनके बराबर के आदमी से शादी करे, ना कि अनबू से। जिस पर वो कहती है कि वो अपना देख लेगी और वो ये सब नहीं मानती और दोनों के बीच में एक झगड़ा हो जाता है, जिसके अंदर वो अपने भाई से कहती है कि उसने भी 5 साल पहले एक लड़की पर चीट किया था जिसने अपनी जान दे दी थी और ये बात वो जानती है, लेकिन प्रेमा के खातिर उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। खैर अब तक लीला की सांस फूलने लग गई थी, जो कि अपना पंप उठाती है, लेकिन तभी मुत्तू गुस्से में आकर उसे पीटने लगता है, यानी कि अपनी इज्जत बचाने के खातिर, और वो पैरों से उसे चोक करके जान से मार डालता है, यानी कि उसके अपने भाई ने उसे खत्म किया था। और जब ये सच सबके सामने आ जाता है तो वहाँ पर रेवती, जिसने की क्राउन को देखा था, तो वो उसके दोस्तों को भी एक्सपोज करके कहती है कि लीला के अंदर अभी देवी आई हैं, जो कि सबको एक समान नजर से देख रही हैं और उन लोगों ने बहुत गलत किया, जात पात की चीजें करी, यानी कि झूठी शान के चलते ये सब हुआ था। खैर अब तक घर के ऊपर ढेर सारी रेवन बर्ड्स उड़ने लगती हैं। डैम दिस रेवन बर्ड्स अगेन। अब तभी कुछ रेवन बर्ड्स ऊपर से अपने आप नीचे गिरने लगती हैं। एनीवेज अब जिन लोगों ने गलत किया था उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और लीला की माँ अपनी बेटी से माफी मांगती है कि वो उसको समझ नहीं पाई। वो रोने लगती है और तब जाकर लीला का शरीर अपने आप ही बिस्तर से नीचे गिर जाता है। मतलब कि अब वो फाइनली जाने के लिए तैयार थी, उसको इंसाफ मिल गया था, यानी कि वो इन जात पात पे नहीं मानती थी, जिसके चलते उसकी स्पिरिट आखिरी टाइम तक अपने शरीर को छोड़कर नहीं गई। सच्चाई सबके सामने आकर रही और यहाँ पर जिन लोगों ने जो गलत किया था वो भी सबके सामने आ चुका था। अब यहाँ पर आप इसको देवी कह लीजिए या फिर यहाँ पर उसकी खुद की स्पिरिट को या फिर जिद को कह लीजिए। एनीवेज अब लीला की बॉडी को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जाता है और जाते जाते लीला ने भेदभाव जैसी चीज को खत्म कर दिया था, क्योंकि उसकी इस अंतिम यात्रा में सब शामिल थे। ना कोई छोटी जात का था, ना कोई बड़ा था, ना कोई किसी का नाम पूछ रहा था और ना ही कोई किसी का काम पूछ रहा था। और बूम, इसी के साथ में यामाकातगी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी यामाकातगी फिल्म की कहानी, यानी कि द कॉप्स व्हिच कैन नॉट मूव। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी का कॉन्सेप्ट और चीजें पसंद आई होंगी। यहाँ पर एक सुपर नेचुरल एलिमेंट को ऐड करते हुए इम्पोर्टेंट चीजों के ऊपर काफी सारी लाइट डाली गई है। यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो और मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ मैंने द वुमन इन द यार्ड फिल्म को रिसेंटली एक्सप्लेन किया है। इनकेस आपने साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन्ड कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।